नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। पिछली श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज के सामान्य वर्सेस मेरिट वाले प्रश्न। आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है इतिहास से जुड़ा हुआ, गुप्त काल से, जिसमें कहा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है: तेनाली रामकृष्ण, हरिशेन, वरुरुचि और कालिदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिशेन। और हर्षेण किसके दरबारी थे? तो आपको पता है कि गुप्त काल में एक महान सम्राट हुए जिनका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीता, जिसमें उत्तर भारत के उन्होंने 9 राज्यों को जीता और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। और दक्षिण भारत में उन्होंने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, अर्थात उन्होंने उन राज्यों को ग्रहण किया लेकिन फिर वापस उनको लौटा दिया टैक्स लेकर के। तो बात करते हैं हरिशेन की। हरिशेन ने उनकी समस्त विजयों को लिखा, लेकिन किस पे लिखा? इन्होंने लिखा अशोक के स्तंभ पे। अशोक के जिस स्तंभ पे इन्होंने लिखा वो स्तंभ कौशाम्बी में स्थित था, और वहां से मुगलों के टाइम में उसको वहां से उठा करके प्रयागराज में स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर है हर्षेण। अच्छा, हर्षेण की अगर और बात करें तो हर्षेण क्या थे? तो समुद्रगुप्त के शासन काल में हर्षेण के पास दो बड़ी पोजीशन थी। नंबर 1 थे ये कौन? महादंड नायक। क्या थे? महादंड नायक। महादंड नायक थे। और क्या थे? संध विग्राहिक। जो दंड नायक होते, महादंड नायक, उनका काम था कि मुख्य न्यायिक व्यवस्था और सैन्य अधिकारी थे। वहीं अगर संधि विग्राहिक की बात करें तो युद्ध और शांति के मंत्री को उस समय संधि विग्राहिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है ये चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य को मिला करके लिखना। ठीक है। अगर साथ ही हम ये चर्चा करें कि प्रयाग प्रशस्ति में कौन कौन किसके किसके अभिलेख मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 ऑप्शन आपके बन जाएंगे प्रयाग प्रशस्ति को लेकर के। पहला जो इस मूल रूप से जिसने लिखा वो थे कौन? अशोक। अशोक के बारे में मिलेगा। उसके बाद इसमें लिखते हैं कौन? समुद्रगुप्त के मंत्री हरिशेन, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। तो दूसरी इसमें चर्चा मिल जाएगी समुद्रगुप्त की। ठीक है। और तीसरी चर्चा मिलती है मुगल सम्राट जहांगीर की। जहांगीर। ठीक। जहांगीर के विषय में चर्चा मिलती है। तो ये इसका हो जाएगा एक विशेष डिस्क्रिप्शन। आगे इसके दूसरे इस तरफ चले मेरिट वाले प्रश्नों की ओर। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में ये है और इसमें लिखा है कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। पहले कथन की बात करते हैं, यह मूलतः अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिसे बाद में इलाहाबाद लाया गया। तो अभी अभी हमने चर्चा की कि इसे मुगल शासन के दौरान लाया गया था, तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा, इसे इसकी शैली चंपू है और इसकी लिपि ब्राह्मी है। दोनों बातें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। चंपू शैली में भी लिखा गया है और इसकी लिपि भी क्या है? ब्राह्मी। गुड। तीसरा पॉइंट है, इसमें समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की विजय की नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। ग्रहण किया, फिर जब मोक्ष का अनुग्रह किया गया तो उन्होंने वह राज्य उनको वापस लौटा दिए। और इसके बाद चौथा पॉइंट है, इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त, ठीक है, अशोक, ठीक है, और बाबर के अभिलेख मिलते हैं। यहीं पर इन्होंने गलत कर दिया। मुगल काल के अभिलेख तो मिलते हैं परंतु बाबर के नहीं मिलते, जहांगीर का मिलता है। अब देखिए, जो वीएस स्मिथ का नाम आपने सुना होगा, वीएस स्मिथ का, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्यों कहा है?
क्योंकि ये प्रयाग प्रशस्ति से इतना प्रभावित हुए, जब उन्होंने समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में, उनके अभियानों के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि समुद्रगुप्त क्या है, भारत के नेपोलियन। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये जो अधिकार है आयोग बनाने का, यह अधिकार जाहिर सी बात है भारत के राष्ट्रपति के पास है। चार ऑप्शन आपके पास है। देखने में कई बार लग सकता है कि केंद्रीय कानून मंत्री कर सकते हैं या फिर केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री कर सकते हैं, परंतु ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे? किसी भी प्रकार के आयोग की बात हो, वो किसके, कौन उसको नियुक्त करेगा? भारत के राष्ट्रपति। अब इसको समझते हैं थोड़ा गहराई से। देखिए, भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद 40 है, 340, यह विशेष तौर पर राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट की दशाओं को देखें, समझें और उनके लिए आवश्यकता पड़े तो एक आयोग की नियुक्ति करें। ठीक है, और इसी संदर्भ में क्या होता है कि अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग नियुक्त किया जाता है और 338 ए के तहत, 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक, यहाँ तीनों पॉइंट समझने की जरूरत है। नंबर एक, बात करें हम 338, ठीक है, 338 की बात करें तो 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। सिर्फ 338 की बात करें तो एससी से संबंधित है। ठीक है, 338 ए की बात करें 338 और ए की बात करें तो ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, एसटी से संबंधित है। और साथ ही अगर 338 बी की बात करें 338 और अगर इसके बी पार्ट की बात करें तो ये संबंधित है ओबीसी से। और सिर्फ संबंधित नहीं है, आयोग की स्थापना की जो बात की गई है वह इन्हीं तीनों अनुच्छेदों में की गई है। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन संवैधानिक आयोगों के बारे में सुमेलित है? थोड़ा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। पहला देखिए पॉइंट, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अभी हमने पढ़ा 338, बिल्कुल सही सुमेलित है ये। दूसरी बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का ए, बिल्कुल सही सुमेलित है। उसके बाद बात करें पॉइंट सी, कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि 102वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2018 में हुआ था, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके बाद ऑप्शन डी है विशेष अधिकारी एससी एसटी के लिए 340, अनुच्छेद 340 की बात कही गई है। तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 340 का जो संबंध है वो ओबीसी की दशाओं के जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति देता है, ये भी हमने समझा। तो यहाँ पे 340 में जो बात दी गई विशेष अधिकारी, ये गलत हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पुनः इतिहास से संबंधित है। देखिए प्रश्न कहता है कि फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया? तो आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986, ये वही 1986 है, इसको पढ़ करके आपको तुरंत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद आ रहा होगा। 1986 में लाया गया था। और कब लाया गया था? जब भोपाल गैस त्रासदी से, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड की जो त्रासदी हुई थी, उससे देश ने एक बड़ा सबक लिया, तब 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। आगे चलते हैं। दूसरी तरफ हमको सही और गलत में विचार करना है। कहते हैं कि निम्नलिखित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों और उन्हें प्राप्त, जब उन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में बदला गया, कि युग्मों पर विचार करना है और यह बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए, पहला है आगरा का किला वर्ष 1983। तो बिल्कुल सही है, वर्ष 1983 में आगरा का जो किला है, इसको विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया। दूसरा है हुमायूं का मकबरा 1993। ठीक है, इसे मुगलों के कब्रिस्तान के रूप में भी जानते हैं। मुगलों के कब्रिस्तान के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि बहुत सारे मुगल बादशाह या उनके जो परिवार संबंधी लोग हैं, उनको हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया है, इसलिए इसे मुगल की कब्रों के बारे में भी जानते हैं। तो ये भी सही है। तीसरा है कि लाल किला परिसर जो कि दिल्ली में स्थित है, ये कब यूनेस्को में शामिल हुआ था? तो ये भी आंसर आपका सही है, 2007 में। इसे किससे बनवाया था? इसे बनवाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने, और यह वास्तुकला का स्वर्णिम युग था। उसी प्रकार अगर आगरे की किले की बात करें तो इसे किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक, वेरी गुड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में समझ लेते हैं, फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी का नाम, जैसा कि नाम में जुड़ा है फतेहपुर, फतेहपुर मतलब जीत का एक शहर। और इसे अकबर ने जब गुजरात विजय की, तो उसके उपलक्ष्य में अकबर ने इसका नाम बदल दिया था, फतेहपुर सीकरी कर दिया था। सीकरी नाम इन्होंने जब जहांगीर का जन्म हुआ, और जहांगीर का जन्म हुआ था शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, जब उनको पुत्र हुआ तो इन्होंने उसका नाम ये रखा बदल करके। फिर इसके अलावा अकबर ने यहाँ पर पंचमहल बनवाया, जोधाबाई महल बनवाया और दीवाने खास भी बनवाया था। आगे चलते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा कि सुलह कुल की नीति कौन लेकर के आया था? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वेरी गुड, बात करते हैं। तो देखिए, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि विटामिन बी और विटामिन सी, इनके जितने भी वेरिएंट होते हैं, बी के बहुत सारे वेरिएंट आपने पढ़े होंगे, B1, B3, B5, B6, B12, इसके जितने भी वेरिएंट हैं। और विटामिन सी जो है, ये दोनों यानी बी और सी किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन है, बी और सी जल में। इसके अलावा जो बची, कौन बचा? ए बची, ए के बाद ई, के, एच भी है। तो ये जो है सारी किस्में घुलनशील है वसा में। और चूंकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, इसलिए हमारे शरीर को निरंतर इनकी आपूर्ति करने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि जो अदर विटामिन है, जैसे डी हो गई, डी के जितने वेरिएंट हैं, विटामिन की हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गई, ये वसा के रूप में शरीर में कुछ समय के लिए स्टोर होती है। तो इनकी अगर थोड़ा समय अगर हो भी जाए तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, जितना सी और बी की अगर निरंतर आपूर्ति शरीर में ना हो तो फर्क ज्यादा दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो हम जानते हैं कि जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, उसमें ऑप्शन सी
वसा में घुलनशील नहीं, ये जल में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। अब देखिए, विटामिन जो के है उसके दो वेल नोन वेरिएंट हैं। विटामिन के का एक वेरिएंट जिसको हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन, जो पौधे में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, ठीक है, एक वेरिएंट होता है, एक K1 हो जाता है और एक K2 हो जाता है। K1 को बोलते हैं फाइलोक्विनोन और जो K2 है उसको बोलते हैं मेनाक्विनोन, ठीक है, इसको मेनाक्विनोन बोलते हैं। ये आंतों में बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक। अब देखिए विटामिन के का हमारे शरीर में क्या काम है। हमने कई बार पढ़ा कि विटामिन के रक्त के थक्के को जमाने के लिए काम में आता है, प्रयोग होता है। लेकिन कैसे? तो यह विटामिन कहाँ पे काम करता है? लीवर में काम करता है। लीवर में प्रोथ्रोम्बोमिन जैसे थक्का बनाने वाले कारकों को, जो फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनकी संश्लेषण में विटामिन के मदद करता है और तभी रक्त का थक्का बनता है, ठीक। आगे जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जैसे कि विटामिन B1, इसका जो रासायनिक नाम है हम जानते हैं, क्या है? थायमीन है। विटामिन D3, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जीव विज्ञान से संबंधित है और प्रश्न है कि पित्त रस एक थैली में जमा होता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पित्त रस की बात हो रही है और ऑप्शन में भी आपको पित्ताशय मिल रहा है, तो सीधा सा संबंध हम इसका इससे जोड़ सकते हैं कि जो पित्त रस है वो कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय जिसे इंग्लिश में हम गाल ब्लैडर भी कहते हैं, ठीक है, नाशपाती रंग के होता है और लीवर के ठीक नीचे स्थित होता है। होता क्या है कि पित्तरस का उत्पादन लीवर के द्वारा लगातार किया जाता है, लेकिन भोजन में इसे पाचन के लिए अस्थायी रूप से पित्ताशय में भंडारित किया जाता है और वहीं पे कंसंट्रेटेड होता रहता है, ठीक है। यानी लीवर पित्त रस का उत्पादन करेगा लेकिन इसको स्टोर कहाँ किया जाएगा? गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाएगा। कार्य क्या होता है इसका? देखिए, पित्त रस का जो मुख्य कार्य है वह है वसा का पायसीकरण, यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जिससे कि आंतों में आसानी से उनका पाचन और अवशोषण हो सके, ठीक। आगे चलते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन यकृत के संबंध में त्रुटिपूर्ण है? गलत कथन की पहचान करनी है। देखिए, पहला पॉइंट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, बिल्कुल बात सत्य मान लेते हैं हम। दूसरा है यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे भूमिका निभाता है ये भी समझिए। ये क्या करता है, जितना भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जो शर्करा हमारे शरीर में आती है, उसको क्या करता है कि ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है और जब शरीर को जरूरत पड़ती है तो उन्हीं ग्लाइकोजन को तोड़ करके शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। तो जो यकृत है वो क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा और शर्करा स्तर इस प्रकार से शरीर में नियंत्रित रहेगा, यानी शुगर लेवल शरीर में नियंत्रित रहेगा क्योंकि ग्लाइकोजन में ग्लूकोज में बदल देगा और जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो उसको ग्लाइकोजन में। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। पॉइंट नंबर तीसरा यानी कि सी है, यह प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने के लिए पित्त रस का उत्पादन करता है। देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो पित्त रस
जो गाल ब्लैडर में जमा होता है और यकृत में बनता है, पित्ताशय में बनता है, तो उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? वसा का पाइसीकरण। जबकि यहाँ पर हमको एक बिंदु दिया गया है, एक शब्द दिया गया है प्रोटीन, जो कि गलत है। तो प्रोटीन को तोड़ने का काम नहीं करेगा, वसा को तोड़ेगा, इसलिए पॉइंट सी जो है वो गलत है। और पॉइंट डी की बात करते हैं कि यह शरीर में विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन का प्राथमिक अंग है। समझते हैं कैसे? यकृत क्या करता है कि जो हानिकारक पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे कि शराब, जैसे कि दवाइयां, बहुत सारी दवाइयां शरीर के लिए लाभदायक थोड़ी होती हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाती हैं, जैसे कि अमोनिया या उसके अदर सप्लीमेंट्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या करता है? उन्हें विष विष मुक्त करने का काम भी यकृत ही करता है। यानी लीवर की फंक्शनिंग शरीर में बहुत जरूरी है। जिसका लीवर मजबूत है उसका पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीति आयोग से संबंधित है। तो पहले समझते हैं नीति आयोग क्या है। हम जानते हैं भारत में पहले चुनाव कह रहे हैं, योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन, जिसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। और ये संविधान में कोई संशोधन करके नहीं की गई, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय नहीं है। कई बार क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि नीति आयोग संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक, तो इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। ठीक है। और यह एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। हजारों बार कई एग्जाम में ये लाइन स्टेटमेंट रिपीट की गई और उसमें क्या कहा गया कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब सोचने विचारने वाली संस्था, जो भारत में कैसी नीतियां होगी, उनका क्रियान्वयन कैसे होगा, सरकार को, राज्यों को नीतिगत सलाह देना, ये सारा काम इसका है। और खासकर अगर हम सहकारी संघवाद की बात करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें, तो इसको बढ़ाने का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं या हमेशा रहेंगे? तो वो है भारत के प्रधानमंत्री, जो कभी बदलने वाले नहीं। मतलब कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा। ठीक। अगर ये सिर्फ अध्यक्ष की बात की गई, अगर हम बात करें कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। ठीक है। इसके बाद सीईओ की बात करें, इनको प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सीईओ को कौन नियुक्त करता है। अब ऐसा कोई संवैधानिक पद तो है नहीं कि संविधान की किसी प्रक्रिया के द्वारा नियुक्त किया जाए या चुनाव हो, तो सीईओ को प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम क्या है? नीति आयोग के सीईओ। ठीक। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन नीति आयोग और योजना आयोग के बीच मुख्य अंतर को दर्शाता है? बहुत बारीकी से अगर आपको नॉलेज होगा तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक बात। कहता है योजना आयोग में मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते थे, जबकि नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। अब समझिए पॉइंट क्या पूछा गया हम लोगों से। अच्छा, अंतर कौन दर्शाता है? यानी तीन तो अंतर नहीं दर्शा रहे होंगे, एक ही कोई होगा जो इसका अंतर दर्शा रहा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि योजना आयोग में मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते थे, जबकि नीति आयोग की शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल की बात हो रही है, योजना नीति आयोग की बात नहीं हो रही है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है। ए इज द राइट आंसर। अभी लेके चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए, अच्छा सिर्फ
अगर ये बात कहें कि मुख्यमंत्री की बात कहें तो सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जो वहां के उपराज्यपाल होते हैं वह भी, जो शासी परिषद है, गवर्निंग काउंसिल है, वहां शामिल होते हैं, जो इसे एक संघीय ढांचा प्रदान करते हैं। जबकि योजना आयोग में क्या होता था, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद होती थी, उसके माध्यम से राज्यों की भागीदारी वहां सुनिश्चित होती थी। ठीक है, पॉइंट बी की बात करें। पॉइंट बी कहता है नीति आयोग राज्यों के लिए आवंटन करता है, जबकि योजना आयोग केवल सलाहकारी निकाय था। पॉइंट बी की यही बात गलत हो जाती है, राज्यों के लिए आवंटन ये नहीं करेगा। ठीक है, आपने एक आयोग पढ़े, वित्त आयोग की स्थापना जो होती है, उनका काम होता है आवंटन करना, किस राज्य को कितना कैसे मिलेगा पैसा। नीति आयोग का ये काम नहीं है। ठीक, जबकि योजना आयोग जो था पहले, वो ऐसा आवंटन कर सकता था, करता भी था। तो यहाँ पे ये पॉइंट, बी नंबर पॉइंट गलत है। सी की बात करें, सी कहता है कि नीति आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण पर काम करता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर काम करता है, जबकि योजना आयोग बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की ओर काम करता था। तो ये पॉइंट यहाँ भी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि योजना आयोग जो था वो टॉप डाउन मॉडल पर काम करता था, यानी सबसे पहले केंद्र, फिर केंद्र से राज्य की ओर योजनाओं का, धन का जो प्रवाह, नीतिगत प्रवाह होता था, वो केंद्र से राज्यों की ओर होता था। कोई बड़ी इम्प्लीमेंटेशन अगर की जा रही किसी योजना की, तो वह केंद्र पे की जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे राज्यों पर उसको लाने का काम होता था। जबकि नीति आयोग बॉटम अप के सिद्धांत पे काम करता है, राज्यों की भागीदारी ज्यादा है। यानी योजना तो केंद्र स्तर की होगी, पहले उसको किसी राज्य में एक छोटे स्तर पर लागू करके उसके प्रभाव को समझ करके फिर केंद्र स्तर पर उसकी मांग होती थी या उसको लगाया जाता है। तो पॉइंट सी इसी परिप्रेक्ष्य में गलत है, क्योंकि नीति आयोग बॉटम अप मॉडल पे काम करेगा और योजना आयोग टॉप डाउन मॉडल पे। उसके बाद पॉइंट डी की बात करें। पॉइंट डी कहता है योजना आयोग एक थिंक टैंक था, जबकि नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो देखिए, योजना आयोग एक थिंक टैंक था, ये बात सही है, यही काम ही था योजना आयोग का। लेकिन थिंक टैंक की जो विशेष तौर पर हम संज्ञा देते हैं वो हम नीति आयोग को देते हैं। योजना आयोग को थिंक टैंक कहना गलत तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ ये पॉइंट यहाँ तक सही प्रतीत हो रहा है, लेकिन जबकि नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये पॉइंट सरासर गलत है। कई बार परीक्षाओं में सीधे सीधे यही पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी कृति है, किसने लिखा था इसको। भारत में बहुत ही चर्चित पुस्तकों में से एक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, भाई मोहनदास करमचंद गांधी। ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। और जब ऑटोबायोग्राफी है तो अगर पूछा जाए कि मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो महात्मा गांधी जी कहाँ के थे, गुजरात के थे। तो किस भाषा में लिखी गई थी, गुजराती भाषा में मूल रूप से। बाद में इसको कई लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में। आज आपको हिंदी, इंग्लिश समेत कई भाषाओं में मिलेगी। गांधी जी ने इसको लिखा तो सबसे पहले इसका प्रकाशन कहाँ हुआ। अगर डिफिकल्ट प्रश्न पूछना होगा तो आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक का किस समाचार पत्र में प्रकाशन हुआ, साप्ताहिक प्रकाशन हुआ सबसे पहले। तो 1925 से 29 के बीच में साप्ताहिक रूप से, मतलब किस्तें बांट दी गई थी इसकी, थोड़ा थोड़ा अंश प्रकाशित हुआ था। किसमें, नवजीवन में। कौन सा समाचार पत्र था, नवजीवन। ठीक है, ओके। उसके बाद इस पुस्तक में अगर बात करें किसका वर्णन है, तो गांधी जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से हर एक चीज को, अपने निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों को लिखा है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने निगेटिव पहलू को भी लिखते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की।
दूसरा प्रश्न कहता है कुछ पुस्तकें दी गई हैं और आपको उनको सम्मिलित करना है। और मेरे ख्याल से जो वनडे एग्जाम है, जो ग्रुप सी लेवल या डी लेवल के एग्जाम है, उनमें मोस्टली ये मान के चलिए इनसे कहीं ना कहीं किताबें पूछी ही जाती है, क्योंकि बहुत फेमस कलेक्शन करके रखा है मैंने यहाँ पर। जैसे एक पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर है इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी करके है इंग्लिश में। तो बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला बिल्कुल सुमेलित है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर आपसे मैं पूछूं कि कब लिखा ये, तो आप क्या बताएंगे कि इसको किस जेल में लिखा था? कई बार पूछ लिया जाता है। अहमदनगर जेल में जब जवाहरलाल नेहरू थे, तब उन्होंने वहां पर इस पुस्तक को लिखा। उसके बाद बी नंबर है सुभाष चंद्र बोस, और इनको मिलाया गया है इंडियन स्ट्रगल से। बिल्कुल सही बात है। 1920 से 42 के दौरान जो स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा, महसूस किया, उन्होंने उसको एक पुस्तक में लिखा और उसका नाम भी बिल्कुल सटीक दिया, इंडियन स्ट्रगल। ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पुस्तक लिखी, इंडिया डिवाइडेड, किस तरीके से इंडिया हमारा बट गया। ठीक है। डी नंबर की बात करें, तीन तो सुमेलित है, चौथा अपने आप सुमेलित नहीं होगा। चलिए समझते हैं क्यों सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी कहता है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी हिंद स्वराज। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के नाम से जब भी एग्जाम में आपसे पुस्तकें पूछी जाएंगी, तो दो पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक गीता रहस्य और नंबर दो आर्कटिक होम इन द वेदास। और अगर पत्र पूछे जाएंगे इनसे, तो मराठा और केसरी, चार चीजें इनसे पूछी ही जाती है, ये समझ लीजिए आप। तो इन्होंने हिंद स्वराज तो नहीं लिखी, तो हिंद स्वराज लिखी किसने? महात्मा गांधी जी ने लिखी। किसमें लिखे? महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक को लिखा। और मैं कहूं कि कब लिखा, तो उन्होंने लिखा था 1909 में, जब दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड की यात्रा कर रहे थे। 1909 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं, 7 हो गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को रोक सकती है अपने पास? सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके, धन विधेयक की चर्चा चली रही है। तो आपको बता दें कि धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसको परिभाषित करने का अधिकार केवल एक व्यक्ति को है, और वो है लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक जो है, ये पूर्व अनुमति से लाए जाते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लाए जाते हैं। अब देखिए, धन विधेयक की सबसे पहले बात करते हैं, तो किस अनुच्छेद में बात कही गई है? 109 में। कौन है? धन विधेयक, अनुच्छेद 109। मोस्टली लोकसभा का ही विषय है, परंतु राज्यसभा भेजा जाता है ताकि आप लोग इसे देखें, सोचें और समझें, और यदि आपको कोई अच्छी सलाह देनी हो तो दे सकते हैं, इसलिए भेजा जाता है राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकती है, यानी 14 दिन आपके पास समय है राज्यसभा के पास इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए, इस विधेयक को सोचने और समझने के लिए। ठीक है। 14 दिन के बाद यदि नहीं भेजेगी, तो विधेयक को स्वतः ही पारित मान लिया जाता है कि उन्होंने पारित कर दिया। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने, रिजेक्ट करने की कोई शक्ति नहीं होती, संशोधित भी नहीं कर सकती राज्यसभा, सिर्फ सिफारिश दे सकती है कि आप इसमें ये परिवर्तन कर सकते हैं, और उसको मानना या ना मानना ये पूरा मैटर करता है लोकसभा पर। ठीक है। ओके, आगे समझते हैं। अच्छा, धन विधेयक के विषय में
कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं बगल वाले प्रश्न में, देखते हैं। पहला है धन विधेयक के संबंध में, अच्छा पॉइंट पढ़ना है। नंबर 1 है धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पूरा स्थापित का मतलब है पेश किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है। राष्ट्रपति आज्ञा नहीं देगा तो कैसे करोगे? हमने बताया था पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। आगे अगला प्रश्न क्या कहता है, पॉइंट, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने की अंतिम शक्ति संसद की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग के पास होती है। इसमें ज्वाइंट सिटिंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ज्वाइंट सिटिंग किसमें है? अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सिटिंग का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। और जब प्रश्न नहीं उठता तो ये यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। फिर है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अभी मैंने आपको धन विधेयक के बारे में बताया था 109, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। 109 है अनुच्छेद, वो राज्यसभा की धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। क्या कर सकते हैं, कितने दिन रोक सकते हैं, उसमें सुझाव दे सकते हैं वगैरह वगैरह। जबकि 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा है। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, इसको याद, सॉरी सही है, इसको याद कर लीजिए। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। बहुत बार पूछा जाता है, जैसे 280 पूछा जाता है वित्त विधेयक के संबंध में, वैसे ही 110। उसके बाद पॉइंट डी है, इस विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां नहीं प्राप्त हैं। बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं, सिर्फ इतनी की सिफारिश कर सकती है वो कि इसमें क्या बदलाव करिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापन यानी पोस्टिंग और पदोन्नति यानी प्रमोशन किसके द्वारा किया जाता है? थोड़ा सा आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि ये कार्य राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन राज्यपाल स्वतः अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसको उच्च न्यायालय का परामर्श लेना ही होता है, जो कि अनिवार्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या लगाएंगे हम? राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा। ये राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन समझते हैं क्यों नहीं होगा। राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति जी इंक्लूड नहीं होंगे इस पे। कॉलेजियम व्यवस्था वो भी इंक्लूड नहीं होगी। सीधी सी बात है कि नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति हो या पोस्टिंग हो या फिर प्रमोशन राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन अनिवार्य रूप से उनको परामर्श लेना पड़ेगा उच्च न्यायालय से। कई बार हम अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की बात भी कर लेते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट हो गया या मुंसिफ हो गया, तो उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। लेकिन इस बार क्या करेगा, जो अदर अधिकारी है उनकी नियुक्ति करने से पहले राज्यपाल को राज्य के जो लोक सेवा आयोग है और जो उच्च न्यायालय है उनसे परामर्श लेने के बाद कुछ नियम बना करके ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न कहता है, अधीनस्थ न्यायालयों यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं उनके संबंध में 4 कथन आपके समक्ष है, कौन सा गलत है ये पहचानना है। पहला है, जिला न्यायाधीश के पद के लिए पात्र होने हेतु व्यक्ति को कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता होना रहा होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत नहीं है।
बी नंबर कहता है अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा ही। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कंट्रोल करेगा किसको? अधीनस्थ न्यायालयों को। बात बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर सी कहता है कि अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण प्रदान करता है। सही बात है, बिल्कुल प्रदान करता है। आगे चलते हैं। डी पॉइंट क्या कहता है? डी पॉइंट कहता है राज्य की न्यायपालिका में जिला न्यायाधीश का पद सर्वोच्च न्यायिक पद होता है। भाई राज्य की बात हो रही है, समझिएगा। और यहाँ जिला न्यायाधीश ये जिले का होता है, और जब कि राज्य की बात हो रही तो राज्य में सबसे बड़ा जो न्यायिक बॉडी है कौन है? वो उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय का कौन सा होता है? कौन सा पद है? उच्च न्याय मुख्य न्यायाधीश का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा गलत, बिल्कुल। अगला और आखिरी प्रश्न। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? देखिए 326 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, इसे ही हम लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि ये भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र की नींव रखता है। जैसे हम लोग चुनते हैं विधायक को, सांसद को, फिर वो सरकार बनाते हैं, तो हम जो चुनाव कर सकें वो हमारी जो मतलब एक कानूनी शक्ति अधिकार मिला है हमको, वो कहाँ पे है? अनुच्छेद 326 में। वयस्क मताधिकार है, यानी 18 वर्ष के बाद हम क्या कर सकते हैं? चुनाव में भाग ले सकते हैं, यानी वोट दे सकते हैं। आइए समझते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कौन सा गलत है। गलत कथन पहचानना है हमें इस बार। पहला है कि निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 324 में